नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन से लौटी उत्तराखंड कांग्रेस आजकल जोश से भरी नजर आ रही है। कांग्रेसी लगातार एकजुटता दिखा रहे हैं। हाल ही में हुए नेशनल हेराल्ड वाले मामले में कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया था, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में गए दो नेताओं के दावों से कहीं ना कहीं कांग्रेस के माथे पर बल ला दिए हैं। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के पाले में आ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। बद्रीनाथ मंगलौर विधानसभा में मिली जीत को छोड़कर कांग्रेस प्रदेश में हुए कई चुनाव और उपचुनावों में लगातार हारी है और कांग्रेस की हार के ज्यादातर कारण पार्टी में एकजुटता का अभाव और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी रहा है। यही नहीं, पार्टी प्रोग्राम्स में कई बार कांग्रेस के दिग्गज नेता गुटबाजी के चलते नदारद रहे हैं। लेकिन अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से लौटे प्रदेश के नेताओं में अब जीत की चाहत और एकजुटता दिख रही है। बीते कई विरोध प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ हल्लाबोल में कांग्रेस के नेताओं ने पूरे प्रदेश में एकजुटता के साथ प्रदर्शन किया। चाहे प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ रहा हो या फिर नेशनल हेराल्ड वाले मामले में, नेताओं ने एक साथ मंच पर आकर साबित कर दिया है कि कांग्रेस 2027 के चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी और दिनेश अग्रवाल ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। दरअसल हाल ही में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मथुरा दत्त जोशी ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी का दामन थामेंगे। हालांकि कांग्रेस इस बात से इनकार कर रही है। बहुत से लोग लाइन में हैं जिनके नाम अभी लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन समय के अनुसार आप देखेंगे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित, तो कांग्रेस पर कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस समाप्त है और विशेषकर प्रदेश में जो हालात हैं, आपसी झगड़े, अंतर्द्वंद, सिर्फ ट्रोबल, तो क्या है कांग्रेस में? ये आपके सामने है और सब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित है। आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत से विधायक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। 2027 के चुनाव में तो देखिएगा कम से कम 10 विधायक उनके पार्टी छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। पार्टी में दिनेश अग्रवाल भी कुछ इसी तरीके से भविष्यवाणी करते नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तमाम लोग जिनका आपने जिक्र किया कांग्रेस के हमारे साथी रहे, सहयोगी रहे हैं। अब उन्होंने दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में जाने का काम किया है, तो स्वाभाविक बात है उन्हें भाजपा में अपना स्थान बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस पर निशाना साधना होगा और इस बात को भी जो है सत्य साबित करना होगा कि भाई वो कांग्रेस को छोड़ करके क्यों गए। वो अपनी पीड़ा का इजहार कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इन तमाम नेताओं को जो है बनाने का काम किया है, इन नेताओं को जो है स्टेब्लिश करने का काम किया है। सर, क्या विधायक जो हैं वो भाजपा का दामन थामेंगे, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अब भाजपा के प्रति लोगों में आक्रोश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अब कांग्रेस में टूट नहीं होगी, बल्कि निकट भविष्य में आप देखेंगे कि भाजपा में टूट होगी। सर, क्या इस तरीके बात यही खत्म नहीं होती। कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें इसलिए भी खींची है क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक विपक्ष में रहते सीएम धामी की तारीफ कर चुके हैं। हाल ही में जब कांग्रेस के नेता अहमदाबाद अधिवेशन में शिरकत कर रहे थे तो उत्तराखंड में कांग्रेसी विधायक ने सीएम जिंदाबाद के नारे लगवा दिए, जिसके बाद पार्टी को सफाई भी देनी पड़ी थी। इसके अलावा हरीश धामी भी कई बार धामी सरकार की तारीफों के पुल बांध चुके हैं। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी के नेता कांग्रेस को डूबता जहाज बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि डूबता जहाज एक दिन खाली हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी दावा कर रहे हैं कि पूर्व सीएम से लेकर बीजेपी के कई विधायक और नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और कांग्रेस ये भी तर्क दे रही है कि बीजेपी में अब कोई क्यों जाएगा,
सबने जाकर कुर्सियां घेर ली, इसलिए नेता अब दोबारा कांग्रेस का रुख करेंगे। कांग्रेस 2027 के चुनाव में भी प्रचंड जीत का दावा अभी से कर रही है। निश्चित देखिए, आज कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, और जब जहाज डूब रहा होता है तो हर व्यक्ति अपनी जान बचाना चाहता है, और उनको लगता है कि आज वहां पर वो सुरक्षित नहीं है राजनीतिक रूप से। तो निश्चित ही आने वाले समय देखिए, कुछ कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और धीरे धीरे कांग्रेस उत्तराखंड से शून्य हो जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। गोत्र के हैं भारतीय जनता पार्टी में, और 22 में से बहुत सारे विधायक इच्छा जता चुके हैं कि वापस आना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बुरा हाल है। पहले ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार में मंत्री हैं सारे कांग्रेस के हैं। अब उनको अपना भविष्य तो अंधकार में दिख रहा है, उनको लगता नहीं कि उनकी बारी कभी आएगी, तो इसलिए वो वापस आना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये उम्मीद है कि उनके टिकट कटेंगे, ऐसे विधायक हैं, वो भी वापस आना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जिनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, वो भी ये चाहते हैं कि किसी तरह से अगर बात बने तो मैं कांग्रेस का रुख करूं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो इसलिए कांग्रेस का कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला नहीं है। क्या मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में जाके? भारतीय जनता पार्टी में जो पहले से ही गए हुए लोग हैं उनकी बारी नहीं लग रही है, तो अब नए लोग जाकर के वहां क्या करेंगे? और आने वाले समय में तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य अंधकार में है इस राज्य में। इस राज्य में जिस प्रकार से जनता त्राहिमाम कर रही है, जिस प्रकार से राज्य में विकास का पहिया पूरी तरह से रुका हुआ है, जिस प्रकार से राज्य में महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, और उन हिंसा के मामलों में अधिकांश मामलों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल है। इस राज्य में बेरोजगारी अपने चरम पर है। जब से राज्य बना तब से लेके अब तक बेरोजगारी इतनी कभी नहीं रही जो आज राज्य में बेरोजगारी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में कब कौन किधर चला जाए नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वक्त कांग्रेस पूरे जोश में है। कांग्रेस ने ठान लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चारों खाने जीत करना है, जिसकी तैयारी भी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। लेकिन दल बदल से अब तक प्रदेश कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, चाहे वे दल बदल हरीश रावत की सरकार में हुई हो या फिर उसके बाद हुए चुनाव में। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस आखिर बीजेपी के दावों को गलत साबित करके कैसे अपने विधायकों को बचाती है और कैसे एकजुट होकर आगामी चुनाव में जीत का परचम लहराती है, और नेता बीजेपी से कांग्रेस में आते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी और कमजोर होती है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। और इस अहम मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। राजेंद्र चौधरी जी हैं, नेता हैं कांग्रेस से। साधना शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा में तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजेंद्र चौधरी जी आपसे करेंगे। चौधरी जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे, जो अधिवेशन हुआ है उसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें तो कितना जो कार्यकर्ता है उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है? संदीप जी, संगठन के जब भी अधिवेशन होते हैं तो उनमें कुछ नई चीजें शामिल की जाती हैं। जैसे अभी हमारा कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ अहमदाबाद में, और उससे पहले जिलाध्यक्षों की बैठक हुई दिल्ली में जी, तो उनमें बहुत सी जो नई टेक्नोलॉजी है, नए तरीके की राजनीति है, उन सब मसलों पर विस्तृत चर्चा हुई। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे प्रभावशाली बनाया जाए, कैसे संगठन के लोगों की भागीदारी हो, इन सब मुद्दों पर बात हुई। और उसके बाद कांग्रेस रीस्ट्रक्चरिंग करते हुए दोबारा से जो है अपने आप को मैदान में ला रही है, और गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जी उसके लिए नोडल स्टेट बनाए हैं, मॉडल स्टेट बनाए हैं। तो एक ये नया प्रयोग उत्तराखंड में भी हो रहा है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा पहला मिशन जो है मेरा वोट मेरा अधिकार, वो लगभग जो है अंतिम चरण में है, जिसमें लाखों लोग जिनकी वोट काटी गई है जी, उनकी सूचना मांगी गई है जी। और इसी तरह से कांग्रेस जो है बूथ से लेके जो है और प्रदेश अध्यक्ष तक जो है पूरी ताकत के साथ लोग लगे हुए हैं। और आप देखना 2027 में उत्तराखंड में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसके कई कारण हैं जी।
उसके कारण है महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अव्यवस्थाएं, सरकार का फेलियर, उत्तराखंड राज्य पर बढ़ता कर्ज और सरकार की अफरा तफरी। आज इस सरकार को भाजपा के चंद लोग और कुछ अधिकारी मिलकर चला रहे हैं। इसमें भाजपा के आम कार्यकर्ता की कोई भागीदारी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अपनी मर्जी से सरकार रेट बढ़ा रही है। अभी बिजली के दर बढ़ा दिए, अभी पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, अभी हाउस टैक्स बढ़ने जा रहा है, अभी जो है सर्किल रेट जो है जमीनों का बढ़ाने जा रहे हैं, भूवत अध्यादेश लाए और वो भी आधा अधूरा लाए। तो इस तरह के जो काम है जो जनता को डायरेक्ट हिट करते हैं, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। जी 50 रुपए गैस के सिलेंडर पर बढ़ा दिए, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में गैस के दाम कम है, डीजल कच्चे तेल के दाम कम है, तो पेट्रोल डीजल और गैस सस्ता होना चाहिए, ये बढ़ा रहे हैं। जी ठीक है। संजीव वर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? जी संजीव वर्मा जी, देखिए राजेंद्र चौधरी जी ने दावा कर दिया है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होगा उत्तराखंड में, उसमें कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बन जाएगी। कुछ ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं जिनके आधार पर सरकार बना रहे हैं। जिस प्रकार से अभी तक यहाँ पर जितने चुनाव हुए पिछले, हम 2017 से यदि गणना करते हैं तो चाहे वो लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, पंचायत की बात करें, निकाय की बात करें, प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस का जो ग्राफ लगातार जो गिरता जा रहा है, तो कांग्रेस लगातार रसातल की ओर बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का लगातार परचम लहरा रहा है। लोकसभा में देखिए तो हैट्रिक हुई है, जब 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीती है। विधानसभा में 2 बार के प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। निकाय में तो आलम ये हो गया कि 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट निर्दलीय और कांग्रेस डबल चुनी है। तो ये जो सब चीजें हैं, जब भारतीय जनता पार्टी लोकप्रियता का ग्राफ जो हमारा बढ़ रहा है, यूनिट तो नहीं बढ़ रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, धरातल पर काम कर रहे हैं, जो हमारी रीति नीतियां हैं उससे जनता खुश है। जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं। हम लोग लगातार हम चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते तो इस समय 2 लाख करोड़ रुपए की जो योजनाएं, परियोजनाएं चाहे केंद्र पोषित हो चाहे राज्य सरकार की हो, ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रही हैं। हम चाहे ऑल वेदर रोड की बात करें, चाहे रेल का सपना जो साकार करने की दिशा में हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जो 80% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सिलकारा टनल जिससे 25 किलोमीटर की दूरी गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग को दूरी कम करने में हम लोग कामयाब हुए। ये सारी चीजें, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे, इसका आप यदि देखते हैं तो जो वीकेंड टूरिज्म है उसमें एक जबरदस्त मैं सोचता हूँ इजाफा होगा और हम स्टेट जीडीपी को लगातार आगे बढ़ाने में हम लोग कामयाब होंगे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और कांग्रेस के पास क्या है? कुछ भी नहीं, दोनों हाथ खाली है। इनके पास कुछ है तो नकारात्मक राजनीति है। जब भी ये बात करते हैं तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट इनके पास होता है, पॉजिटिव इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और नकारात्मक राजनीति से लोग आजीज आ चुके हैं, उब चुके हैं। जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए कुछ सकारात्मक जो असर पर दिखे। कांग्रेस जब भी बात करती है तो या तो नकारात्मक राजनीति की बात करती है या ऐसे खोखली बातें करती है जिसका होता है। और एक बात, जिस हिसाब से कांग्रेस का कुनबा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पिछड़े सभी बारी बारी एक आता है तो दूसरा कहता है कि तू चल और मैं
मेरी प्रतीक्षा कर। और यही जो एक भाव कांग्रेस के अंदर है जी तो कांग्रेस अंदर ही अंदर भय से ग्रसित है कि ऐसा ना हो कि एक दिन कांग्रेस का कुंभ पूरी तरह खाली हो जाए। और एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा था जी कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कांग्रेस उनका जो कथन था वो धीरे धीरे अब जो कांग्रेस के बचे हुए नेता उनकी बातों को साकार करने की दिशा में जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जी कांग्रेस का यदि आप इतिहास देखें, जब से कांग्रेस पार्टी रही देश के विभाजन के बाद और आजादी के बाद, जी तो कांग्रेस ने देश को क्या दिया? कांग्रेस ने देश को आतंकवाद दिया, कांग्रेस ने देश को धारा 370 दी, कांग्रेस ने गरीबी दी, भुखमरी दी और लगातार देश को गर्त में पहुंचाने का इन्होंने काम, जातिवाद के भाव को बढ़ाने का काम किया। और मैं सोचता हूँ अब इन सारी चीजों से उब कर आज लोग लगातार जो कांग्रेस पार्टी को लगातार नकार रहे हैं। मैं सोचता हूँ ठीक है। संजीव वर्मा जी आएंगे आपके पास। ठीक है, साधना और साधना से आवाज आ रही है आपको? साधना जी 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 साधना जी आपके पास आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर देखा जाए उपचुनाव हुए थे उत्तराखंड में, निकाय चुनाव हुए थे, कांग्रेस का जो प्रदर्शन था बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन अभी जो अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, उसके बाद जो उत्तराखंड कांग्रेस है उसमें काफी आत्मविश्वास जागृत हो गया है। क्या आपको लगता है कि जो आत्मविश्वास अभी कांग्रेस में दिखाई दे रहा है यह चुनाव तक रहेगा? देखिए, आत्मविश्वास होना एक अच्छी बात है। अगर कांग्रेस में आत्मविश्वास बढ़ा है अहमदाबाद की मीटिंग के बाद तो बहुत अच्छी बात है। इनको बढ़ना चाहिए, आत्मविश्वास अपना बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अभी बहुत संभावना कम है कि ये, जैसे मैंने अभी बयान भी सुना किसी नेता का कि इतने नेता बीजेपी में जाने वाले हैं, तो बीजेपी से यहाँ कांग्रेस में आने वाले हैं और मुख्यमंत्री का भी नाम ले रहे हैं एक पूर्व। तो ऐसी संभावना तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ऐसा कुछ करे तो कांग्रेस जैसे आने की संभावना हो बीजेपी से। बल्कि जो कांग्रेस के बीजेपी में गए हैं वही संतुष्ट नहीं है, ना वो खुश दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो हो सकता है कि एक बीजेपी कांग्रेस अलग बन जाए, ये तो संभावना थोड़ी सी जाहिर हो सकती है। लेकिन ये वो कहना कि इतने नेता वापस कांग्रेस में आ जाएंगे, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। ये हो सकता है कि वो जो कांग्रेस के और नेता है वो बीजेपी कांग्रेस में चले जाए, ऐसी एक अलग कुछ फ्रंट बन के आए, तब तो हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की हालत जितनी गंभीर है उसके लिए तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि ये उठ के अभी थोड़ा सा इलेक्शन में दोबारा से कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना तो इनके पोस्टर बैनर दिखाई देते हैं, ना ही कोई इनका आंदोलन दिखाई देता है, ना ही कोई ऐसा काम करते हैं जिससे पता चले कि हाँ कांग्रेस में एक ऐसी विचार निकल के आया है कि लोग जनता उससे प्रभावित हो जाए। कुछ ऐसा काम दिखाई तो दे, लेकिन आपस में ही खींचातानी करने से कोई फायदा थोड़ी है कि वो कांग्रेस एक यात्रा कर रहे हैं, गंगा यात्रा या कुछ और बातें कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसी कुछ काम करें जिससे जनता भी प्रभावित हो, जनता समझे कि हाँ ये तो कांग्रेस दोबारा इनकी तरफ चलना चाहिए, हम ये दोबारा से इनको मौका देना चाहिए। कुछ ऐसा कुछ करके दिखाएं, कांग्रेस की कुछ ऐसा विचार लेके आए, ऐसा कुछ दिखाएं कि हम ये करेंगे तो ये होगा। तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा ना ऐसा। 27 की बात तो बहुत दूर, अभी तो बहुत दूर की संभावना है। कितना ज्यादा इनका, या तो कहिए कि स्ट्रॉन्ग नेता गायब हो गए या इनकी सोच खत्म हो गई है काम करने की। एक दो ही नेता है तो मजबूत नेता भी हैं, एक दो, प्रीतम सिंह जी कितने पुराने हैं, नप्रभात जी हैं जिनका खानदानी जीवन ही पूरा राजनीति से प्रेरित है, कांग्रेस ही है सारे। तो इतना ज्यादा कमजोर कैसे ये लोग हो गए, उसकी डर की बात रहती है। पता नहीं क्या ये लोग सोच के बैठ गए हैं कि हम हाथ पे हाथ रख के कि हम देखेंगे कैसे बढ़ाएंगे। कुछ विचार करें ना, तब तो कांग्रेस बढ़ेगी आगे। देखिए 27 तक तो कोई संभावना नहीं लग रही, क्योंकि क्या विचार लेके आएंगे, क्या बताएंगे, वो अभी से बताएंगे तब 27 तक जनता के बीच में जाएगी। देखिए संभावना अभी थोड़ी कम है, कोई तीसरा ही फ्रंट बीजेपी कांग्रेस उभर के आ जाए तो वो दूसरी है, लेकिन ऐसा कुछ अभी नजर नहीं आ रहा।
और काम इनको बहुत करने की आवश्यकता है। अहमदाबाद में इन्होंने कैसा सम्मेलन किया, कौन कौन से विचार रखे, वो इनके दिमाग में कहाँ तक बैठे, वो देखने वाली बात होगी। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा, क्योंकि बहुत ज्यादा कूल हो गए ये लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसा काम दिखाई नहीं दे रहा जिससे जनता इनसे प्रभावित हो। ठीक है, राजेंद्र चौधरी जी आवाज आ रही है आपको? जी जी। राजेंद्र चौधरी जी, मथुरा दत्त जोशी ने ये दावा किया है कि जो विधानसभा चुनाव 27 में होने वाला है उससे पहले कांग्रेस के कई विधायक और नेता जो हैं बीजेपी के सपोर्ट में सामने दिख रहे हैं और वो जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं संदीप जी पहले अपने भाई जो हैं संजीव वर्मा जी और हमारी बहन जो है साधना जी, इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। अभी हाल ही में दिल्ली चुनाव संपन्न हुए, भाजपा ने कहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 1 यूनिट बिजली इन्होंने नहीं दी। इन्होंने कहा हम 1500 रुपए जो है प्रत्येक महिला को देंगे, 1 महीने तक 500 रुपए दिए और वो बंद करने जा रहे हैं। जहां तक मेरा मानना अगले महीने से शायद बंद हो जाए। जी। उत्तराखंड के 2022 के चुनाव में भाजपा ने चीख चीख के कहा था कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। अगर साधना बहन को 500 का सिलेंडर मिल गया हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मैं इन्हें बधाई दूंगा कि अगर इन्हें 500 का सिलेंडर मिला हो। अभी हाल ही में पेट्रोल डीजल पे 2 रुपए बढ़ गए और बिजली पे 8.5% रेट बढ़ गया। कहाँ उत्तराखंड जैसा राज्य जहाँ जो है जल विद्युत उत्पादन से डोमेस्टिक कंजम्पशन से 4.5 गुना बिजली बनती है, और उत्तराखंड में डिस्पैरिटी देखिए आप कि उद्योगपतियों के लिए बिजली यूनिट है 4 रुपए 40 पैसे और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की यूनिट है 6.5 रुपए से लेकर 8.25 रुपए तक। तो इनकी विफलताएं कांग्रेस को लाएंगी। दूसरी चीज है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में आ रहे हैं, ये हो रहा है। देखो ये राजनीतिक लोग जो हैं जब उपेक्षित होते हैं तो दाएं बाएं इधर उधर चले जाते हैं। जी। कांग्रेस में तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भी आए। कांग्रेस में तो अति शीघ्र मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस में उत्तराखंड के भी एक पूर्व मुख्यमंत्री आएंगे। मैं अपने महामंत्री संगठन की बात से सहमत हूँ, सूर्यकांत धस्माना जी की। और भाजपा में जितने विधायक हैं उनकी चल कहाँ रही है, उनकी सुनवाई कहाँ हो रही है? किस मुंह से जो जीता हुआ विधायक है वो कहेगा कि मैंने 50 रुपए सिलेंडर जब बढ़े तो उस समय मैं अपनी सरकार से सवाल नहीं कर रहा था। वो क्या जवाब देगा जीता हुआ विधायक के जब जनता उससे पूछेगी जब बिजली का दाम बढ़ रहा था विधायक जी आप कहाँ थे? वो क्या जवाब देगा जब महंगाई के बारे में जो है जनता उससे सवाल करेगी, बेरोजगारी के बारे में करेगी, पर्चे जो लीक हुए नौकरियों के उसके बारे में सवाल करेगी। इसलिए मेरा मानना है 2027 में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। संगठनात्मक रूप से हम कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। उस दिशा में बहुत तेजी से, बहुत सकारात्मकता के साथ काम कर रही है कांग्रेस। और रही बात इसकी कि कांग्रेस में नए पुराने, कांग्रेस जो है उत्तराखंड के मुद्दों के साथ जाएगी। जी। कांग्रेस तय करेगी, जनता से सवाल पूछेगी कि भाजपा प्रेमचंद अग्रवाल की सोच के साथ है या उत्तराखंड की सोच के साथ है। कांग्रेस जनता से सवाल करेगी क्या आप सस्ती बिजली चाहते हैं या महंगी चाहते हैं? क्या आप अच्छी शिक्षा चाहते हैं या अच्छी और सस्ती दोनों शिक्षा चाहते हैं? इन सब मुद्दों पे इनका एक शब्द नहीं निकला, इसका मुझे खेद भी है। और मुझे उम्मीद थी साधना जो है वो चूंकि निष्पक्ष हैं, पत्रकार हैं, वो इस बारे में कहेंगी। कांग्रेस के राज में उत्तराखंड में जितना निर्माण हुआ, जितना डेवलपमेंट हुआ, भाजपा में उसका 1/100 भी नहीं हुआ है। जितनी योजनाएं हैं राज्य में जो आई हैं वो सब केंद्र की योजना है। राज्य सरकार ने क्या किया? 44,000 करोड़ उत्तराखंड राज्य पे कर्ज था 2017 में। मैं संजीव वर्मा जी से और बहन साधना जी से पूछना चाहूंगा कि 1,10,000 करोड़ कर्ज हो गया। आम आदमी को क्या बेनिफिट हुआ? क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ी? प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है, प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ा है, प्रति व्यक्ति जो है बोझ बढ़ा है, प्रति व्यक्ति महंगाई बढ़ी है, शिक्षा महंगी होगी। 20% तक निजी स्कूलों में इस साल फीस वृद्धि कर दी। भाजपा का क्या स्टैंड है, क्लियर करे। बिजली का जो रेट बढ़ रहा है उस पर भाजपा अपना स्टैंड क्लियर करे। 50 रुपए जो बढ़े, जब पूरी अंतरराष्ट्रीय कीमतें गैस की कम है तो 50 रुपए क्यों बढ़ाए गए? ठीक है, जवाब लेते हैं संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा जी।
संजीव वर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? संजीव वर्मा जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए, लगता है संजीव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। साधना जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। साधना जी, देखिए, संजीव वर्मा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, आपके पास आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से देखा जाए, जो कांग्रेस जो मुद्दे गिना रही है, इन मुद्दों की जो हकीकत है वो समझेंगे आपसे। क्या सच में उत्तराखंड में जो विकास कार्य कांग्रेस के समय में जो हुए थे, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने विकास किए थे उसका 1/100 भी बीजेपी ने नहीं किया है? देखिए, ये बात तो इनकी सही है कि कांग्रेस के जमाने में, एनडी तिवारी के जमाने में, एनडी तिवारी जब मुख्यमंत्री थे, उनकी राज में बहुत काम हुए। इतने ज्यादा कि दून यूनिवर्सिटी उस जमाने में बनी, IT पार्क उस जमाने में हुआ, सिडको उस जमाने में हुआ, इतना काफी काम हुए। सड़कें वगैरह जैसे कैनाल वगैरह थी सड़कों पे, वो अंडरग्राउंड हुई, ये सारे थाने हाईटेक हुए, सड़कें और अच्छी बनी, लाइटें वाइटों की अच्छी व्यवस्था सारी हुई एनडी तिवारी जी के जमाने में, काफी अच्छे काम हुए। लेकिन जहाँ ये बिजली की और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो उस जमाने में भी थी। अब जमाना वो बढ़ती ही जाती है। उसमें कांग्रेस और बीजेपी का उसमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अब जहाँ तक इन्होंने स्कूल की फीस की बात करी, बच्चों की पढ़ाई की फीस हर साल स्कूल वाले बढ़ाते हैं, लेकिन एक्शन लेता है प्रशासन हमेशा। इस बार भी एक्शन लिया था, और पहले भी जब भी फीस बढ़ी है तब भी प्रशासन एक्शन लेता है। उन स्कूलों को उन पे जुर्माना करता है, उन स्कूलों को बुला के समझाता भी है और फीस को रुकवाता भी है। ऐसा नहीं है, पहले भी हुआ था एनडी तिवारी जी के जमाने में, हरीश रावत जी के जमाने में, और इस जमाने में भी। और जहाँ इन्होंने सिलेंडर की बात करी थी, अभी सिलेंडर हाँ महंगा हुआ है, लेकिन महंगाई वो सिलेंडर की यहाँ से नहीं हुई है, वो ऊपर से हर जगह से होती आ रही है। हाँ, पर ये है कि ये चाहे तो थोड़ा और कम कर सकते हैं उसमें लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं इन सब कामों के लिए। इसके अलावा उन्होंने, बीजेपी ने जो अभी पुष्कर धामी सरकार ने, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। सख्त नकल विरोधी कानून कितना जरूरी था। जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, पढ़ते थे, लिखते थे, वहाँ जाके जो नकल वाले बच्चे हैं वो पेपर आउट कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो पेपर आउट हो जाता था और चुनाव वो पेपर कैंसिल हो जाता था, दोबारा पढ़ना पड़ता था, पूरा रिजल्ट का रिजल्ट बेकार। ऐसा ही सख्त धर्म विरोधी कानून, कितने हमारी बच्चियों को पकड़ के उनको फैला फुसला के उनको जो है लव जिहाद ऐसे चक्रों में फंसाया जा रहा था। ऐसे सख्त कानून आए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा काम नहीं हुआ। उसके सामने 36 आरक्षण उन्होंने दिया महिलाओं को, तो बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं कि ये नहीं है कि उनके जमाने में हुए थे या इनके जमाने में भी हुए हैं। और मैंने निष्पक्ष रूप से कहा कि एनडी तिवारी जी के जमाने में काफी काम हुए थे, और वो मैंने गिनवाए भी, और वो उनके काम आज तक दिखाई दे रहे हैं। दून यूनिवर्सिटी माने रखती है, जहाँ दूर दराज से बच्चे आए थे पढ़ने और अभी भी पढ़ने आते हैं। और इधर ये IT पार्क हो गया, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ ऑफिस है, जहाँ से बेरोजगारी भी समाप्त होने का काम करती है। बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं और यहाँ के बच्चों को भी नौकरी मिल रही है। ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा बीजेपी के राज में, लेकिन जहाँ तक इनकी ये सोचने की बात है कि हमारे जमाने में हुआ, ऐसा नहीं है। इनके पुष्कर धामी सरकार के राज में भी काफी काम हो रहे हैं, सड़कें लगातार बन रही हैं। केदारनाथ धाम में आप देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट वहाँ पे चल रहा है, कितनी अच्छी सड़कें बनी है, तीर्थ श्रद्धालु के लिए अच्छी व्यवस्था कराई गई है वहाँ पे, रहने की, खाने की, स्वास्थ्य की, चारधाम यात्रा को सुदृढ़ बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए बहुत सारे काम लगातार चल रहे हैं। पुष्कर धामी तो कितना ज्यादा उसमें रहते हैं कार्यस्थल पे। सिलक्यारा जो टनल का काम था वो आसान नहीं था। सिलक्यारा टनल में 24 घंटे वो 70 दिन वहीं लगे रहे, उस काम मजदूरों को निकालना, उनका मनोबल बनाना, वहीं डटे रहना। कोई ऐसी बात नहीं है सरकार में बहुत। और जहाँ तक इन्होंने कहा विधायक नहीं सुनाया जा रहा, विधायक नहीं सुनते तो विधायक को यहाँ पे आंदोलन करते, धामी सरकार को गिराने की काम करते। विधायकों की तो सबसे पहले सुनी जाती है, कोई भी विधायक जाता है तो उन्हें सबसे पहले धामी जी कहते हैं बुलाओ और उनकी बात सुनो। और क्या परेशानी अभी थी कि वो मियाँ वाला बात हुई थी, नाम बदल दिया था उसका, मियाँ वाला जगह का, तो उन्होंने जब सब लोगों ने आंदोलन किया तो मियाँ वाला का नाम मियाँ वाला ही रह गया, पहले राम जी वाला कर दिया गया था। तो लोगों की, जनता की सुनी जा रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को तो मेहनत की जरूरत है, मेहनत करके आना होगा, कोई विचार लाना पड़ेगा
बेरोजगारी हो गई, बिजली का ये वृद्धि हो गई उसमें, ये तो रोज के काम है, इनको नहीं, इनसे नहीं कर सकते कोई भी। पलायन, बिजली, महंगाई, ये आए दिन बढ़ते रहते हैं और आए दिन इनके घटता कभी नहीं है ये। तो इसके लिए तो कोई कुछ नहीं करने वाला। आप कोई नया विचार लाइए, जैसे कुछ ऐसा विचार आए जिससे जनता प्रभावित हो। महंगाई तो जनता झेल ही रही है, ठीक है, तो कोई ऐसा विचार आपको लाना पड़ेगा कांग्रेस को, तब कोई बात बनेगी। जी संजीव वर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? संजीव वर्मा जी, कांग्रेस से हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी हैं। उनका कहना है कि अगर बीजेपी के विकास की बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार थी जितना विकास हुआ था उसके 1/7 हिस्सा भी बीजेपी विकास नहीं कर पा रही है। देखिए, ये विनाश को विकास बोलते हैं, तो ऐसा विकास इनको मुबारक। तो आप एक शिलापट लगाकर उसको विकास की श्रेणी में लाकर खड़ा करना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूँ ऐसा विकास की परिपाटी अब पूरी तरह से बदल दी गई है और एक नया वर्क कल्चर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। अब हम जिस काम का शिलान्यास करते हैं उसी समय पर हम वो तिथि भी घोषित कर देते हैं जब उसका जिस तिथि पर उसका उद्घाटन होता है, और ये समय से पूर्व पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है संजीव वर्मा जी, माफी के साथ रोकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजीव वर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ। संजीव वर्मा जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे जी विकास कुछ हुआ नहीं जी, कांग्रेस के समय में बहुत विकास हुआ। यदि ये शिलापट लगाने को ही विकास कहते हैं तो ऐसा विकास का कल्चर भारतीय जनता पार्टी का नहीं जी। हम ग्राउंड जीरो पर विकास से डिलीवर करते हैं जिसको जनता लगातार स्वीकार कर रही है, और इसी विकास की बदौलत लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लगातार जितने भी चुनाव उत्तराखंड में हुए हैं, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी हो। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार चरम पर है, लगातार आगे बढ़ रहा है, और कांग्रेस को लगातार जनता नकार रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास न तो कोई विजन है, न इनके पास कोई विचार है। ये लगातार नकारात्मक राजनीति करते हैं, और जनता को नकारात्मक राजनीति नहीं चाहिए, जनता को चाहिए केवल और केवल विकास चाहिए। और ये कहते कुछ विकास नहीं हुआ जी। तो आज मैं कुछ चुनिंदा जो विकास कार्य हैं वो मैं आपके सामने रख भी देता हूँ। जय इंफ्रास्ट्रक्चर में कर्णप्रयाग रेल परियोजना, जो पहाड़ों पर रेल एक सपना हुआ करती थी, उसको साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे 8 घंटे का सफर मात्र 2.5 घंटे में जी। देहरादून मसूरी रोपवे, सरकुंडा देवी रोपवे, और अभी केदारनाथ में रोपवे बनने जा रहा है, और हिमकुंड साहिब में रोपवे बनने जा रहा है, जो 12 घंटे का सफर मात्र 35 से 40 मिनट के अंदर तक सीमित हो जाएगा। जहाँ पर हमारे 4 धाम यात्रियों के श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत जबरदस्त इजाफा होने वाला है, और ये इजाफा मैं सोचता हूँ 1 करोड़ से भी ऊपर होने का पूरी प्रबल संभावना है, जिससे हमारी स्टेट जीडीपी भी बढ़ेगी, और साथ ही जो यात्रा रूट पर जितने लोग वहाँ पर निवास करते हैं और जिनकी आर्थिक की पूरी तरह से श्रद्धालुओं के ऊपर डिपेंड करती है, उनका आर्थिक विकास भी होगा। एक तरह से उनके आर्थिक ऋण का हिसाब हमारी 4 धाम यात्रा करती है जी। और लगातार हम चाहे यूसीसी की बात करें, नक्सल विरोधी कानून की बात करें, कठोर धर्मांतरण कानून की बात करें, तमाम इस प्रकार के कानून जी, कठोर अतिक्रमण विरोधी कानून,
और जो क्षतिपूर्ति वाला एक कानून हमारी सरकार लेकर आई है, जहाँ पर जो भी व्यक्ति दंगा करेगा ऐसे तमाम दंगाइयों से ही पूरी वसूली करने का भी जो प्रावधान इसमें रखा गया है। तो इस तरह के तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे प्रदेश को आगे बढ़ने में जो लगातार सहायक हो रहे हैं और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की दिशा में भी हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इसके पास तो कभी विजन रहा ही नहीं। आज आप जो हरिद्वार उधम सिंह नगर का सिडकुल देख रहे हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने राजनीति के ऊपर उठते हुए, क्योंकि उस समय एनडी तिवारी जी की कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये नहीं देखा कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी को मिलकर देखा तो उत्तराखंड के युवाओं का हित देखा और 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज दिया। 2013 तक टैक्स हॉलीडे उत्तराखंड को दिया, विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को दिया। किंतु कांग्रेस पार्टी की जैसे केंद्र में सरकार 2004 में आई और यहाँ से 2007 में इनकी सरकार गई, इन्होंने राजनीति से प्रेरित होकर विशेष राज्य के दर्जे को छीनने का काम किया, टैक्स हॉलीडे छीनने का काम किया। तो ये तो छीनने वाले लोग हैं, लेने वाले लोग नहीं है। देना जानती है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी देना जानती है। हित प्रदेश का हित कोई चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ठीक है। राजेंद्र चौधरी जी, अभी अब सर संदीप जी, अभी आप देखें, एक अखिलास की मौत पर जो छाती पीट कर पूरे देश को सर पे जिन लोगों ने उठा दिया था, आज मुर्शिदाबाद में लगातार हफ्तों से जो हिंसा हो रही है, हिंसा का तांडव हो रहा है, उस पर तीनों राहुल, सोनिया और प्रियंका के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। और अब बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार होता रहा, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। तो ये लगातार जो तुष्टीकरण की इनकी जो राजनीति चल रही है, तो मैं सोचता हूँ जनता लगातार इनको इनके कर्मों का फल दे रही है और जनता लगातार इनको नकारने का काम कर रही है। यही एक बड़ा कारण है कि ये कांग्रेस पार्टी लगातार हाशिए की ओर बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के पथ पर आगे बढ़ती है। विकास की हमारा उद्देश्य है, विकास की हमारा लक्ष्य है। ठीक है। राजेंद्र चौधरी जी, आप कह रहे हैं कि जो विकास की बात कह रहे हैं आप कि कांग्रेस ने ही विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने 1/100 भी विकास नहीं किया है। लेकिन संजीव वर्मा जी जुड़े हैं बीजेपी से, उनका कहना है कि चाहे रोपवे की बात हो या फिर हाईवेज की बात हो, सड़कों की बात हो, यहाँ तक कि पेपर लीक ना हो इसके लिए नकल विरोधी कानून, यूसीसी लागू करना, ये बड़े बड़े काम हैं जो बीजेपी की सरकार ने किए हैं उत्तराखंड में। मैं जवाब दूं? जी। ये बताएं कि बिजली उत्पादन में कितना काम किया पिछले 8 साल की भाजपा सरकार जी। ये बताएं पिछले 8 साल में कितने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो तिवारी जी की सरकार में बने, उसके सापेक्ष इन्होंने कितने बनाए। ये बताएं कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए। सुशीला तिवारी कॉलेज हल्द्वानी में बना, एम्स ऋषिकेश में बना और हरिद्वार का जो हॉस्पिटल है उसका उच्चीकरण हुआ उस समय। इंडस्ट्रियल सिडकुल बने, बहादुराबाद बना, सिडकुल में बना, भगवानपुर बना, रुद्रपुर बना, नैनीताल बना, पंतनगर में बना। इन्होंने कहाँ बना? ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार थी। तुम भी अपना लगा हुआ कोई पत्थर बता दो। जी। संस्कृत विश्वविद्यालय का गठन किया, ऐसे अनेक काम किए। 70% लोगों का उसमें जो है लोकल लोगों का रिजर्वेशन किया। 1,40,000 करोड़ का निवेश हुआ। 8 साल की भाजपा सरकार में बताएं कि कितना जो है इन्होंने निवेश आया जी। ये बताएं कि जब बिजली उत्पादन उत्तराखंड में ज्यादा है तो डोमेस्टिक जो उपभोक्ता है उनसे ज्यादा दाम क्यों लिया जा रहा है जी। जब 10-11 साल की केंद्र की मोदी सरकार है, उसने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? उत्तराखंड को
ग्रीन सेस क्यों नहीं मिल रहा, ग्रीन बोनस क्यों नहीं मिल रहा, उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है उसमें केंद्र सरकार विशेष पैकेज क्यों नहीं दे रही, क्यों क्या नाम जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, क्यों उत्तराखंड राज्य पे कर्ज बढ़ गया। ये और सुन लो, इन्होंने अभी मुर्शिदाबाद की घटना की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल जी सबने निंदा की। बांग्लादेश पर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन और राहुल जी ने मांग की, और प्रधानमंत्री का बांग्लादेश के हिंदुओं के नाम पे है नहीं निकला। मणिपुर की हिंसा पर इनकी आवाज नहीं निकली। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करके जो जीतना चाह रहे। दूसरी चीज, यूसीसी में मैं भी हिंदू हूँ, क्या मैं अपनी बेटी को लिव इन रिलेशन की इजाजत दे दूं? क्या संजीव वर्मा जी देंगे? क्या जो हमारी बहन बैठी है जो है साधना जी, वो अपनी बेटी को अलाउ करेंगे लिव इन रिलेशन में रहने के लिए? ये सिर्फ जो है ढकोसला है मुसलमान के नाम पर। इसमें हिंदू बेटियों का उत्पीड़न ज्यादा होगा। और भारतीय सभ्यता में, हिंदू सभ्यता में जो विवाह की सबसे मजबूत जो वो है नींव, उसे खत्म करने का काम इस धामी सरकार ने किया। जो सरकार उत्तराखंड राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को एक नहीं कर सकती, वो यूसीसी को कैसे लागू करेगी? जी, ये इनके दुकान में सौदा नहीं है। इनसे पूछो ना कि ये कर्ज क्यों बढ़ा जब प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी। कर्ज बढ़ने का कारण क्या है? ये तो कर्ज लो और घी पियो वाले काम हो रहा है इनका, उत्तराखंड की सरकार का। क्यों बढ़ गया कर्ज जब इन्होंने कोई विशेष निवेश नहीं किया? ये तो केंद्र पोषित योजनाएं चल रही हैं। क्यों यहाँ जो है इंडस्ट्रियल हब नहीं बने? जब 11 साल में प्रधानमंत्री ने गुजरात में बना दिया, उत्तराखंड में क्यों नहीं बना रही? जब उत्तराखंड की जनता बार बार भाजपा को जिता रही है। और जहां तक सवाल नगर निकाय चुनाव का है, जो नंगा नाच इन्होंने रुड़की में और अल्मोड़ा में किया है, सारी जनता के सामने जबरदस्ती इन्होंने हराने का काम किया। रुड़की में 10,000 वोट काट दी, 6-7 हजार वोट में नाम परिवर्तन कर दिया ताकि वोट ना डाल सकें, और 6,000 वोट डलने नहीं दी। उसके बाद ये 3,000 से बामुश्किल जीते। अल्मोड़ा में जीती हुई जो है हमारे कांग्रेस के, उसे हरा के इन्होंने भाजपा वाले को जिताने का काम किया। शिवालिक नगर में किया। क्या बात कह रहे हैं? ये जो नंगा नाच मंगलौर उपचुनाव में हुआ, अगर आपके चैनल ने मीडिया कवरेज की हो तो आप इनसे खुद ही सवाल कर सकते हैं। लिबरेडी में गोली कांड हुआ, आज तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 बजे ताले लगा दिए गए पोलिंग बूथ्स के। क्या बात कर रहे हैं वर्मा जी? आप लोगों को मिसगाइड कर रहे। आप बताओ ना, पिछले 8-9 साल की सरकार में आपने उत्तराखंड राज्य में कितने लोगों को जो नौकरी दी? और जितने पेपर लीक हुए, जितनी जो है ये सारी गुंडागर्दी, इस वक्त में भाजपा के लोगों का हाथ है। संजीव वर्मा जी, जवाब दीजिए आप। आगे वैसे ना कुछ पता। जैसे मैंने पहले बोला था, कांग्रेस पार्टी झूठ की चलती फिरती दुकान। क्या झूठ की चलती फिरती दुकान है? क्या नाम है? एम्स ऋषिकेश नहीं बना? क्या गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना? क्या सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज नहीं बना? क्या हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं बना? आप झूठ की बात कर रहे हैं। क्या बिजली के बिल नहीं बढ़ गए? बताओ आप क्या बात कर रहे हैं? आप 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ गया, 2 रुपए लीटर पेट्रोल पे बढ़ गया। आप कह रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ की तो बुनियाद आपकी सरकार है। संजीव जी, सौदा कुछ नहीं है। ठीक है, राजेंद्र सुन लीजिए। संजीव जी बोलिए आप। संजीव जी बोलिए आप। जी संदीप जी, देखिए, जिस तरह से अभी मेरे कांग्रेस के मित्र लगातार झूठ का बखान कर रहे थे, इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। लगातार भाई आप ये बताओ, 50 रुपए गैस पे बढ़े या नहीं? लगातार नकारात्मक राजनीति करते हैं। ये चीजें कह रहे थे। लेकिन संजय जी, चलिए मान लेते हैं कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। जो मुद्दे उठा रहे हैं कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, बिजली उत्पादन की बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आपने क्या किया 8 साल में, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए सीधे आप। संदीप जी, मैं इनकी सारी बात का जवाब। जी, अभी मेरे बड़े भाई ने कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी ने बिजली क्षेत्र में कुछ नहीं किया। तो जो लखवाड़ बांध और डमरानी बांध आपकी सरकारों में पिछले 12-12, 14-14 सालों से लटकाए भटकाए रखा गया था, उनको पुनर्जीवित करने का
में जी। बनाने का काम किया। एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम जो किया। अरे एयरपोर्ट बना के उत्तराखंड के आदमी को क्या लाभ होगा जिले शर्मा को जी? प्रत्येक आप गैस पे बताओ ना, पेट्रोल पे देने बताओ। का काम हमने किया और एयर एम्बुलेंस देने का काम हमारी सरकार ने किया। 90,000 करोड़ रुपए का जो अभी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर समिट में जो इन्वेस्टर आया है जी। उनको ग्राउंडिंग करने का हम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है और 22,000 सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। जी। तो मैं सोचता हूँ ये भी एक इतिहास कायम हमने किया। अब लगातार रोजगार की दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पलायन को रोकने की जिस प्रकार से होम स्टे का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, जहाँ पर पलायन रोकने के साथ साथ हम रिवर्स पलायन की ओर भी हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। तो लगातार हर क्षेत्र में, चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें, चाहे रीति नीतियों की बात करें, हर क्षेत्र में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को स्वीकार कर रही है, सराह रही है और यही एक बड़ा कारण है कि लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को लगातार नकार रहे हैं, जिससे इस कांग्रेस के प्रवक्ता जो अनर्गल जिस प्रकार से बयानबाजी अभी कर रहे थे, मैं सोचता हूँ कि इनके हताशा का प्रतीक है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है। साधना शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। साधना जी, आपके पास आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार से कांग्रेस जो अभी मुद्दे उठा रही है, अगर चुनाव से पहले पूरी ताकत के साथ अगर मुद्दे उठाती है, जनता से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, तो क्या बीजेपी के लिए कांग्रेस कोई बड़ी चुनौती पैदा कर सकती है? बिल्कुल पैदा कर सकती है, लेकिन मन से उठाएंगे तब। ये सारे मुद्दों को मन से उठाएंगे, जनता को समझा पाएंगे, तब ये विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको जनता के बीच जाना होगा। क्योंकि पिछली बार तो इनके झंडे पोस्टर तक दिखाई नहीं दिए कहीं पे, झंडे बैनर, कहीं व्यक्ति कोई मिलने वाला हो, घर घर मिलने जाते हैं जैसे, ऐसे तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर इन सब मुद्दों को उठाएंगे, जनता को समझाएंगे या एक दो और नए मुद्दे लेके आएंगे जो जनता को समझ आए और जनता के हित के हों, जैसे ये गैस सिलेंडर की बात करें, 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा है, तो आप ऐसी बातें बताएंगे जनता को, तो शायद हो सकता है ये थोड़ा और आगे निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि सारे नेता अंदर एकजुट होकर बैठक कर लें या बाहर निकले ही ना, उससे कोई फायदा थोड़ी होगा। कमरे बैठक से काम नहीं चलेगा, इसमें तो जन जन तक पहुंचना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा और जनता की भावनाओं को समझना पड़ेगा और जनता की को समझाना पड़ेगा कि हम तुम्हारे लिए 50 रुपए सिलेंडर कम करेंगे या बिजली का खर्चा कम करेंगे या और आपके लिए यूनिवर्सिटी बनाएंगे और नए हॉस्पिटल्स बनाएंगे। ऐसा समझाना पड़ेगा, जनता को समझ आएगा तो ये जरूर अपना सत्ता में आएंगे और विजय प्राप्त करेंगे। उसमें आवश्यकता इनके एकजुट होने की है पहले, लेकिन जो हरीश रावत जी कुछ कहते हैं, करण मेहरा जी कुछ और कहते हैं, प्रीतम सिंह जी कुछ और कहते हैं, सब एकजुट जब तक नहीं होंगे और एक कमरे बैठक से बाहर निकल के नहीं आएंगे, तब तक ये अपना विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और ऊपर से लेके नीचे तक सबको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तब होगा ऐसा। क्योंकि गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि सब बटे रहते हैं आपस में ही, और बटे रहते हैं तो फिर आगे उनको कुछ विजय प्राप्त नहीं होती। मैंने देखा नगर निगम में भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे और जो सांसद वाला पार्लियामेंट का इलेक्शन था उसमें तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दिए कहीं भी, ना कोई झंडा, ना कोई बैनर, ना कोई बस्ते जो इलेक्शन के टाइम पे होते हैं, बहुत खाली था बूथ कहीं। हर जगह पे मैंने कई जगह पूछा कि हर बूथ भी ऐसा ही है, सिर्फ बीजेपी का बूथ दिखाई दे रहा था। तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। हम तो खुद चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, कांग्रेस आए नहीं तो कोई अन्य विपक्ष आए, कम से कम पता तो चले कि कैसा लोकतंत्र होता है। मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष की तो बहुत आवश्यकता है, और विपक्ष ऐसा हो, एकजुट हो, मजबूत हो, तब बनेगा लोकतंत्र अच्छा। एक ही सरकार चलती रहे कोई भी नहीं चाहता,
सब चाहते हैं नई बात कोई लेके आई, जनता की फेवर की जी। हो, जनता की भलाई के लिए हो। ठीक है साधना शर्मा जी, माफी के साथ रोकेंगे आपको, समय की कमी है। चर्चा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव वर्मा जी थे, प्रदेश प्रवक्ता थे बीजेपी से, चर्चा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र चौधरी जी थे, नेता थे कांग्रेस से, चर्चा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।